चलो, रिकॉर्डिंग इज ऑन। लेट्स स्टार्ट विद स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस हैं। और कुछ भी हो ग्रुप में डाल देना, पैनल ऐप वाले में, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो पर्सनल डीएम मत करना प्लीज। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। देखो, पहली बात तो ये चीज तुम लोगों को जो रिपीटर्स उनको भी पता है कि यार जितने भी ये कोचिंग वालों के पेपर्स है ना, क्वेश्चंस है, उनका अपना देखो मेन मोटिव तो यही रहता है कि हमें अपना जो नॉलेज बेस है उसको कहीं ना कहीं अपने स्ट्रॉन्ग करना है। बिकॉज अगर ये क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है, ये वाला फाइनेंस कमीशन ग्रांड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या शेयर रहता है, मतलब ये है कि चलो ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट न्यूज में रह रहा है। अगर इसने कोकोनट का पूछा हुआ है तो उसका मतलब है कि इस बार कोकोनट हो सकता है बजट में आया हो। तो हमारा मेन पर्पस तो ये रहना चाहिए कि इन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देख के हमको इसके सराउंडिंगली जो भी नॉलेज गैप है ना वो फुलफिल कर लो। बिकॉज दैट इज अ प्रोबेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, फॉर दिस एग्जाम। तो मैंने बता ही दिया था कि लगभग 20 to 22 क्वेश्चन तुम क्वेश्चन पेपर तुम अटेम्प्ट कर सकते हो अगले नेक्स्ट 40-45 दिन में। एंड उसमें विजन के ये 3 अभ्यास हैं, सिमुलेटर के 10 हैं, ठीक है, वाजीराम के आई थिंक 4 हैं। शंकर आईएएस बाय द वे जिन्होंने भी रजिस्टर नहीं किया तो प्लीज शंकर आईएएस का जरूर कर लेना। ये एग्जाम से जस्ट 3 वीक पहले वाले जो संडे होते हैं, मतलब 24 के पहले जो 17 वाला होगा, ये 10th वाला होगा, 3rd of May होगा, उसमें ये लोग कंडक्ट कराते हैं एग्जाम से जस्ट पहले। और इनके जो हिट रेशियो है काफी अच्छा रहता है। तो शंकर आईएएस का प्लीज सब लोग अभी ओपन हो रखा है, रजिस्ट्रेशन ओपन करना, ठीक है, मतलब रजिस्टर कर लेना खुद को। और क्या कहता था, विजन हो गया, फोरम हो गया, नेक्स्ट आईएएस अनुभव, ये आई थिंक 3-4 पेपर ये भी है, वाजीराम और शंकर आईएएस मैंने चैनल में डाला हुआ है। तो ये यार ये लगभग 20-22 पेपर है, और ये 20-22 पेपर भी अगले 40 दिन में तो इंटरनेट डे में भी अटेंड करोगे, जिसमें तुम्हारा एटलीस्ट नहीं तो देखो लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हैं वो कवर हो जाए। और इधर उधर बाकी किसी भी फुल लेंथ टेस्ट मॉक को करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी, ये सबसे सही है, ठीक है। और डिकोड तुमको अपने लगाने हैं, चाहे वो लगे ना लगे उससे मतलब नहीं है, अपने आप को तुमको फोर्स करना है, क्योंकि यूपीएससी में फाइनली यही काम आने वाला है। ये लोग अगर तुम्हारा कहीं भी क्वेश्चन गलत होता है डिकोड से भी ना, तो परेशान मत होना, बिकॉज एक्चुअली यूपीएससी वो करेगा, इनके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। और जो मैंने डिकोड का भी एक सीक्वेंस बताया हुआ था वही है कि आपको सबसे पहले नॉलेज से भी पहले तुम अपना लॉजिकल और जो कॉमन सेंस है ना उसको अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लॉजिक एंड कॉमन सेंस है ये एकदम मतलब सबसे टॉप पे ये होना चाहिए, बिकॉज तुम्हारा नॉलेज गैप भी हो सकता है जो तुम्हें पता ना हो, ठीक है। जैसे 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था कि डेजर्ट नेशनल पार्क इज स्प्रेड अक्रॉस मोर देन 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम्हारा नॉलेज गैप हो कि नहीं नहीं मुझे पता है कि यार ये 3 में ही है, मोर देन 3 में नहीं है। तो अपना कॉमन सेंस लगाना, आई थिंक जिन्होंने डिस्कशन वीडियो देखा हुआ है मार्क्स बूस्ट लेवल को पता होगा। तो चलो लेट नहीं करता हूँ, फटाफट स्टार्ट करते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब पहला क्वेश्चन इकोनॉमी में मैंने बोला हुआ था कि इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी और पॉलिटी भी कहीं कहीं पे, इसलिए स्पेशली इकोनॉमी ज्योग्राफी में तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। इसमें कॉमन सेंस के बाद ज्यादा एक्सट्रीम में मत जाना कि नहीं मैं वर्ड पे देख लेता हूँ, ठीक है, वैसे वैसे मत करना। तो अपना नॉलेज लगाओ, उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो फिर डिकोड पे जाना, ठीक है ना। जैसे ये कि इंडियन इकोनॉमी पे क्वेश्चन था कि आईटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट जो है, ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ था कि डिप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रूपी किससे होगा। आई थिंक इजी क्वेश्चन है। डिप्रिसिएशन में अगर देखोगे तो ये वाला जो पहला वाला है इसमें आईटी सर्विस का जो है रूपी टर्म्स में हो रहा है, लाइक सोल्यूशन देख रखा होगा उन लोगों ने। ये मतलब छोड़ो हटाओ, एक एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने का कोई मतलब है। मैं ये बता दे रहा हूँ कि किसमें नॉलेज था और इसमें कुछ भी कहीं पे भी कॉमन सेंस या लॉजिक या फिर डिकोड लग सकते थे क्या। तो ये वाला जो था इसमें इकोनॉमी का कंसेप्चुअल प्योर नॉलेज डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी आई थिंक कर लोगे। इसमें जो कॉमन सेंस एक लगाने वाला ये था लॉजिक वाला कि ऑल फोर तो नहीं होगा, इफ इज ट्राइंग टू कंफ्यूज यू, जो कि मैंने डिकोडिंग के माइंडसेट वीडियोस में डाला हुआ है, आई थिंक देखा होगा तुम लोगों ने, कि अगर वो तुमको कंफ्यूज करना चाह रहा है चारों के चारों ऑप्शंस में, तो ऑल फोर तो नहीं होने वाला है, कोई ना कोई एक या दो तो गलत होंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक इसका आंसर ओनली 3 है। यूपीएससी में होता तो यूपीएससी में ज्यादा चांसेस 2 और 3 में ही होते, ऑब्वियस सी बात है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो नॉलेज का था। दूसरा वाला जो कोकोनट पे क्वेश्चन आया था, कोकोनट वाले में लॉजिक से ही आंसर आ रहा था। लॉजिक से क्या था कि देखो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट, ओके कह रहा है, तो यूपीएससी में भी स्टेटमेंट आता है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही है जनरली, अगर होता है तो ही बताता है, तो बोलो ठीक है ओके। ये देखो, करेंटली कोकोनट ग्रोवर्स कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम द एमएसपी सपोर्ट प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट। अरे ठीक है, करेंटली अभी नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि अगले एक हफ्ते बाद ये हो जाए। तो तुमने 4 को कट किया, 4 कट करते ही ये चला गया, ये
चला गया कि बिकॉज 1 को तुम सही मान के चल रहे हो, और नहीं तो और एक चीज देख लो, नियरली 100 मिलियन फार्मर्स, 100 मिलियन फार्मर्स मतलब होता है 10 करोड़, ठीक है यार। 10 करोड़ फार्मर्स केवल कोकोनट पे तो नहीं हो सकते डिपेंडेंट। उसका रीजन क्या है कि इंडिया के जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जो नॉर्थ बेल्ट में रहती है, वहां पे कोकोनट फार्मिंग नहीं है, और अगर व्हीट राइस इनको मिला के होता तो भी समझ जाता। तो सेकंड कट कर दूं, सेकंड कट करते ही तुम्हारा ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, और ये चला जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सेकंड वाला कट करते ही तुम्हारा आंसर 1 ओनली पर आ जाएगा, नॉलेज से ज्यादा। लेकिन हाँ, कोकोनट में पूछा हुआ है तो सोल्यूशन देख लेना, के आसपास जो भी नॉलेज है अपना गैप फिलफिल कर लेना। थर्ड क्वेश्चन था, ये प्योर नॉलेज था, अनटिल अनलेस तुमको नहीं पता है ये क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते हो। इसमें फाइनेंस कमीशन, ग्रांट्स, सेंट्रल फंड स्कीम और स्टेट का शेयर सेंट्रल टैक्स में क्या नहीं है। इसमें तुम लॉजिक बस इतना लगा सकते थे कि यार सबसे ज्यादा जो डिबेट होती है ना, वो जो स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में, इसमें सबसे ज्यादा हिंदू के भी आर्टिकल होते हैं, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट यही होती है। तो ये तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं मतलब टॉप पे ही रहने वाला है, बिकॉज जो जहां पे भी पैसे की बात हो रही है, जो सबसे ज्यादा मनी अमाउंट है उस पे ही डिबेट होगा, उस पे ही हर कोई लेना चाहेगा। तो आंसर तो इससे ही निकल आएगा कि थर्ड शुड बी द लार्जेस्ट स्टेट शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस। इतने से तुम्हारा लॉजिक से ये क्वेश्चन आ सकता था, अगर तुम्हें इतना पता है कि यार ग्रांट वगैरह तो कम ही होती है ना, ग्रांट है यार, वो ऑब्वियस बात है, ग्रांट इज समथिंग लाइक इट इज मतलब अवे, लाइक इट इज अपार्ट फ्रॉम द मेन थिंग ना। तो ग्रांट है तो सबसे लास्ट में आने वाला है, सबसे लास्ट में आने वाला है, तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे है। अब 2 और 3 में भी अगर लॉजिक से लगाओगे तो यार स्कीम है और ये स्टेट सेंटर टैक्स है, तो 50-50 तो तुम वैसे भी आगे है ना। अगर 50-50 आ गया और तुमको पता है कि सबसे ज्यादा डिबेट ही आता है कि यार हमको जो सेंटर है वो पैसे नहीं दे रहा है, तो उससे तुम्हारी आंसर इसका ए आ जाएगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने बोला कि प्राइमरी डेफिसिट 0 है। प्राइमरी डेफिसिट 0 का मतलब सीधी सी बात है कि जो इक्वल हो रहा है, आई थिंक सोल्यूशन देखा होगा, माइनस ये इज इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों बराबर हो गए, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब सीधी सी बात ये है कि इसका जो जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह है वो जितना बोरोइंग है उससे ही फुलफिल हो जा रहा है। आई थिंक ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकते हो, बट हाँ उसमें जो मैंने बोला हुआ था कि जब भी इकोनॉमी का ऐसा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है या फिर 1 लाइनर में अच्छा देखो एक चीज और है, मैंने तुमको बोला हुआ था कि जब तुम अपना पेपर अप्रोच कर रहे हो उसमें अपना एक सॉरी ये हैबिट बना लो कि इकोनॉमी का क्वेश्चन है, और इकोनॉमी वाला क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी का कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया 1 लाइनर वाला, ठीक है। या फिर जहां पे भी तुमको कंसेप्चुअल वो तुमको कंफ्यूज कर सकता है, मैंने ये बोला हुआ था कि अपना अप्रोच रखो कि नीचे से ऊपर जाया करो, ऊपर से नीचे मत आया करो। कई बार तुमको सीधे नीचे से आंसर मिल जाएगा, और आई थिंक जिन्होंने डिकोडिंग माइंडसेट वाली वीडियो देखी उनको पता है कि मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस में तुम नीचे से ऊपर जाओगे तो उससे ही तुमको कम से कम कंफ्यूजन होगा, वहां से तुम्हारा आंसर वैसे ही आ जाएगा। तो मतलब आंसर सी या डी में रहने वाला है, ऑब्वियस बात है, इसमें सी हो, ठीक है। अगला था ये कि ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला, तो मेरे हिसाब से इसमें पता ही होगा कि अगर लिक्विडिटी ट्रैप है, लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब वही है कि अगेन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बाय द वे, नॉलेज का क्वेश्चन है, तो नॉलेज का क्वेश्चन है तो इसमें तुम कोई लॉजिक नहीं कुछ नहीं लगा सकते हो। इट इज सिंपल कि लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब ये कि कुछ नहीं हो रहा है, पैसे भी लोगों के पास पड़े हुए सब कुछ है, लेकिन मार्केट में कुछ पुश नहीं मिल रहा है मार्केट को चलाने के लिए। तो अगर उसमें सिक्योरिटी बाय करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है कि मनी सप्लाई इन्फ्यूज होगी। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, ऑलरेडी लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं, ऑलरेडी से पैसे पड़े हुए, लिक्विडिटी ट्रैप चल रहा है, तो उससे इन्वेस्टर वगैरह कहीं कुछ नहीं पड़ने वाला। पहला स्टेटमेंट कट करते आंसर आ जाएगा। बट या दिस वाज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उसमें कोई लॉजिक या फिर उसमें कुछ वो भी नहीं है कि उसमें कोई ट्रिक या फिर ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। जीडीपी कैलकुलेशन वाला मेरे हिसाब से तुम लोग को पता होगा ही, 2022-23 में चेंज हो चुका है, और इसका रीजन ये है, इट वाज वेरी सिंपल नॉलेज वाला क्वेश्चन, कुछ वो नहीं है, ठीक है। अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है कि स्टेट डेवलपमेंट और इसमें कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है। कैपिटल मार्केट मतलब मोस्टली वही होता है कि आप देखो लॉन्ग टर्म के लिए जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो उसमें नॉलेज बेस क्या है, नॉलेज बेस मैंने डिस्कस कर दिया। अब लॉजिक पे आ जाते हैं। लॉजिक में मैंने यही कहा हुआ था, याद है कि अगर 5 वाला है तो 3 पे ही मोस्टली जाना है, एंड द रीजन ये कोई रैंडम नहीं है। मैंने आई थिंक अपने डिकोडिंग वाली वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एग्जामिनर जब एक राइट रखेगा तो फिर अगला वाला राइट रखने की कोशिश नहीं करेगा, रॉन्ग रखेगा, फिर राइट, फिर रॉन्ग, फिर राइट। तो ऐसा 5 पे जाओगे तो इस वाले कंसेप्ट से 3 जनरली आते हैं, या फिर अगर ऐसा होगा पहले रॉन्ग रखा उसने, फिर राइट रखा, फिर रॉन्ग रखा, फिर राइट रखा, तो ऐसे वाले केस में सीधी सी बात ये है कि जो केवल 2 आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं 5 में हमेशा कहता हूं कि 3 की तरफ ही इसलिए जाने की मतलब ट्राई करो, ट्राई टू गो विद 3 इन केस ऑफ 5 मोस्ट ऑफ द केसेस में। एंड द रीजन इज जब भी ऐसा कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है या फिर जब भी ज्यादा ऑप्शंस वाले
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होंगे ना, तो एग्जामिनर का ये जो साइकोलॉजी है ना माइंड का, वो क्या करेगा कि पहले एक राइट रखेगा, फिर सोचेगा कि अच्छा मैं अब क्या रख के देखूं, ठीक है, ओके, मतलब तो जनरली वो अल्टरनेट ही रखेगा। तो मैं ये इसमें बस लॉजिक यही था कि 5 वाले केस में तुम सेफ साइड में जा सकते हो। बाकी ये नॉलेज का इजी क्वेश्चन है कि जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, ETF होते हैं, इन्वेस्ट में ये होते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं वो सीधी सी बात है कि मनी मार्केट में होते हैं। तो ये नॉलेज प्लस लॉजिक वाला था। अगला ये बुक बिल्डिंग रिफर्स टू, ठीक है। अब देखो ये एकदम बाउंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तुम इसको नॉलेज पता है तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो कैसे अप्रोच करें वो ये देख लो। मैंने क्या बोला कि बुक बिल्डिंग दिस इज समथिंग, अगर तुम ऑप्शन भी पढ़ोगे ना, तो यार तुम इतने टाइम से इकोनॉमी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, यू नो कि दिस इज समथिंग यू हैव नेवर एवर हर्ड ऑफ, ठीक है ना। बुक बिल्डिंग इज अ वेरी टफ ऑप्शन, ठीक। और ऑप्शंस भी देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि यार ये कोई सीए वगैरह होगा, कॉमर्स वाला बंदा हो सकता है, या फिर कोई ज्यादा एक्सपर्ट होगा इस सब फील्ड में, उसको ही पता हो सकता है। तो इसका जो मैंने कहा था ना कि डिफिकल्टी लेवल प्लीज चेक किया करो, डिफिकल्टी लेवल इज वेरी वेरी हाई। वो कंफ्यूज तो वही करेगा ना जहां पे पॉसिबिलिटी लोगों को पता होगा। अगर लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, तो सबसे पहले वो इन दो ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है उसको प्लेस करेगा, उसके बाद फिर जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको क्रिएट करेगा, ठीक है। तो बुक बिल्डिंग में मैं बस इतना लॉजिक बताना चाह रहा था कि तुम इसको छोड़ सकते हो, लेकिन अटेम्प्ट करना ही है ना। तो याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन को जिसमें एक्चुअली में किसी को कुछ नहीं पता है, उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो इट मस्ट बी केप्ट इन ए और बी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। और प्लीज ये चीज तुमको इतने टाइम से समझा रहा हूं, पता ही होगा, ये मत मान के चलना कि ये सब चीजें 100% होती है। ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन माइंड है तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट भी कर सकता है, लेकिन वही है ना कि जब 200 के कट ऑफ में, 200 के में तुम्हें ले दे के 80-90 के आसपास 50% पे जाना है, तो तुम अपनी बस प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ ना हर एक क्वेश्चन को। अगर तुम 50-50 में भी आ जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1/4 की प्रोबेबिलिटी से तो तुम्हारा ज्यादा ही है ना। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी एंड चांस गेम। तो किस तरीके से 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए अगर तुमको अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, तो मैंने बता दिया कि इसमें तुम 1/2 की प्रोबेबिलिटी पे एटलीस्ट हो, और उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग है कि हो सकता है तुम्हारा काम दिमाग चल जाए कि कुछ बुक को बिल्ड कर रहे हो। तो बिल्ड कुछ प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है, सिमिलर साउंडिंग है, सिमिलर साउंडिंग है, तो आंसर तो वैसे भी दोनों में होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लेजर है और यहाँ पे कुछ तो इन्वेस्टर के बिड है, तो आई एम नॉट श्योर, मैं इस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर किसी को है तो ग्रुप से, तो अपना माइक ऑन करके क्लास में बता देना, या फिर किसी को अगर किसी, क्योंकि एक्चुअली इसमें मुझे मैंने देखा हुआ है कि इसमें वोट वोट जिन्होंने किया हुआ 120 प्लस, मेरे जो पर्सनल मैसेज है उसमें 3 लोगों के 120 से ज्यादा मार्क्स इसमें हैं। तो अगर कुछ ऐसा आइडिया है जो तुम बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, तो बता देना। मेरे हिसाब से तो मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था, अगर कुछ होगा तो बता देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन लॉजिक से ही क्वेश्चन हो जाएगा। क्या? इंडिया का एग्रीकल्चर सपोर्ट कंसिस्टेंटली इंक्रीज, ठीक है, अगेन कंसिस्टेंटली इंक्रीज, ठीक है। तो ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी चीज कंसिस्टेंटली जनरली नहीं होती, जब खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड ट्रेड में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज रहती है, तो समथिंग 5-5 साल में तो कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ता है। और ये मान के चला करो कि एक्सेप्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान के चलो कि हाँ दोनों गलत है, अनटिल तुमको नहीं पता है नॉलेज से कैसे अटेम्प्ट करना, वो बोल रहा हूँ कि मान के चलो यूपीएससी में अगर कुछ गलत आ जाएगा तो सबका गलत होगा, उस चीज के लिए परेशान मत होना, ठीक है ना। ये जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, ये मेरे हिसाब से क्रेडिट डिपॉजिट, क्रेडिट क्रेडिट डिवाइड बाई डिपॉजिट, ठीक है। तो फिर से अनटिल अनलेस तुमको इस चीज का नहीं पता है, लाइकली कॉजेज है, बाय द वे लाइकली है तो ज्यादा चांसेस है कि थोड़ा हायर साइड में होगा, ठीक है ना। ओनली 2 ओनली 3 अगेन 1/2 की प्रोबेबिलिटी है। अगर नॉलेज है तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, क्रेडिट बाई डिपॉजिट, ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो ये सही है, ठीक है। क्रेडिट भी बढ़ रहा है, पॉलिसी रेट कट करने से भी सीधी बात है क्रेडिट बढ़ सकता है। ओके, ऑल 3 नॉलेज बेस सही हो जाएगा 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ कि ये, ठीक है, ये अगर तुमने मतलब अगर सच में अगर तुमने इस क्वेश्चन को गलत किया हुआ है और तुम ये सोच रहे हो बाय द वे क्वेश्चन नंबर 11 में कि ये नॉलेज वाला ही बस क्वेश्चन है, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि तुम्हारा अभी लॉजिक लगाने का थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस है ना कम है, और उसको इंक्रीज करो। मैं तुमको अभी दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा बाय द वे तुम लोग भी पता है कि तुम लोग अभी इस प्रिपरेशन जोन में हो, मैं नहीं हूं, तो मुझे कहीं कुछ नहीं पता है कि ये क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि कौन कब आया हुआ है, बिलीव मी, लेकिन एक आइडिया होगा कि कौन किसके पहले आ सकता है। जैसे देखो, तुम एकदम जो जनरल एस्पिरेंट है ना उसके हिसाब से बात करते हैं। नादिर शाह फ्रेंच ईस्ट इंडिया
डच ईस्ट इंडिया, कुछ अगर तुम्हें ये पता हो कि यार जो नादिर शाह है ना, ये 1730s के आसपास में, जब मुगल रूल डिक्लाइन कर रहा था, तब के आसपास है, ठीक है। तो ये हो गया अराउंड 1739 1730s में, ठीक। फ्रेंच ऑब्वियस सी बात है कि ये इंग्लिश के जस्ट बाद, जैसे अच्छा अब ये बोलोगे कि सर मेरे को तो इन दोनों में नहीं पता, अरे कोई दिक्कत नहीं, पता तो नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन इतना तो तुमको पता है ना कि यार ये 1700 से पहले आए हुए हैं। वाई? क्योंकि वास्को डी गामा 1498 में आया हुआ है, बच्चे बच्चे को पता है। उसके 100 साल बाद 1600 के आसपास में ब्रिटिश आए हुए हैं, 1602 के आसपास डच आए, नहीं भी पता है तो इतना तो कॉमन सेंस पता है ना कि 1700 से पहले ये दोनों आए हुए हैं। तो नादिर और तैमूर भी पहले ही आया हुआ है ना, तैमूर बाद का तो नहीं है। तो नादिर शाह तो सबसे लास्ट में रहना चाहिए ना, सबसे लास्ट में रहना चाहिए। ऐसे ऐसे करोगे तो लो, आ गया आंसर तुम्हारा, ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली सेकंड सबसे लास्ट में है, बस तुमको ये पता है क्या, नादिर शाह सबसे लास्ट में, उसके पहले ये भी आ चुके, उसके पहले ये भी आ चुके हैं, और ये तो ऑब्वियस बात है पहले ही है। नहीं पता है तो एटलीस्ट 1739 का जो है, ये जो टू है ना, ये जो मतलब जो 1 और 4 है, दोनों के दोनों टू से पहले आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन तुमको दिखेगा, यहाँ भी टू स्टार्टिंग में, यहाँ भी टू लगभग स्टार्टिंग में, यहाँ भी टू स्टार्टिंग में है। एक ही ऑप्शन है जहां पे टू सबसे लास्ट में है। बेसिकली 1 4 2 से पहले, दैट इज बी। आराम से आंसर आ जाएगा। इट वॉज अ प्योर लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये इलेक्शन वाला पता है, नहीं पता तो प्लीज वापस से कॉम्प्लेट वगैरह जितना भी मैंने बुक्स वाला बोला हुआ है, कहीं से भी देखा हुआ, जाके ज्ञान ले लो, देख लो, रिवाइज कर लो। इनमें ये क्वेश्चन इजी पिकिंग होती है, ये गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1892 इजी है, ये एक्चुअली में इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब अशोकन पिलर में देख लोगे तो ये भी लॉजिक से निकल जाएगा। जैसे ये था कि बता रहा है कि द कैपिटल ऑफ सोज हेलेनिस्टिक सोज दिस ट्रेडिशन, ओके। एक भी अगर कॉलम में ऐसा होगा तो इट्स अ वेरी ओपन एंडेड स्टेटमेंट, ठीक है। ये सही होगा, ये सही होगा, तो ये सही होगा। जो हम पहले बात कर चुके, जब तीनों को तीनों फैक्चुअल, तो ये तो नहीं होने वाला। तो भाई साहब होगा तो या 1 या 1 3 में, तो तुम्हें दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हटा दो, ठीक है। ओके, अब है ना, मतलब देखो ना, ये कट कर दोगे, ऑल तो हो नहीं सकते। 1 ओके वाले कैटेगरी में आता है कि हाँ ठीक है, सोज सोज ईरानियन ट्रेडिशन दिखाता होगा, क्या हो गया, मतलब कौन सी बड़ी बात है, एक में भी दिखा देगा तो हो जाएगा, ओपन एंडेड है तो ठीक है, 1 सही हो गया। ये गलत है, ये गलत है, तीनों तो जनरली नहीं होने चाहिए, तो 1 3 या 1 में जाना चाहिए। तीसरा पढ़ लो, द कॉलम वर मेड फ्रॉम द सैंडस्टोन सोर्स फ्रॉम द क्वेरी ऑफ चुनार, ठीक है। चुनार में से अगर एक भी सिंगल कॉलम बन गया होगा, सही हो जाएगा, ओपन एंडेड है तो 1 3 आ जाएगा। और सेकंड पढ़ोगे तो वोल कॉलम इज कार्ड आउट ऑफ द सिंगल पीस आउट ऑफ गॉफ कलर्ड स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग द कैपिटल, ठीक है ना। तो कुछ ज्यादा डेफिनेट बता रहा है, तो इन दोनों में से अगर तुम कंफ्यूज हो तो ऑल मत मारना, बिकॉज ऑब्वियस बात है ऑल 3 आर फैक्चुअल, तो उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13। अब अगला है कि हाँ, जो न्यूमिस्टिक आर्ट की बात हो रही है, यहाँ पे हिस्ट्री की बात हो रही है, प्योर लॉजिक से लगा सकते हो। जैसे कि ये बोला कि एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट पंच मार्क कॉइन इन इंडिया कुड बी ट्रेस्ड बैक टू द इंडियस वैली सिविलाइजेशन। यार इंडस वैली में क्वाइन तो थे ही नहीं ना, ये तो पता ही है कि यहाँ तो सील वगैरह होती थी। अगर तुम इतना लगा लिया, ये कट करते ये चला गया, ये चला गया, 3 और 2 3 में, इसका मतलब है कि मेरे को 3 तो पढ़ना ही नहीं है। द कॉइन इशूड बाय कुशाना एम्पायर इन द फर्स्ट सेंचुरी शोज रिलीजियस टॉलरेंस, ओके, ठीक है। तीसरा पक्का सही है। द मिंटिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स इंडिया स्टार्टेड इन गुप्ता एरा। देखो ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये जब स्टार्टेड वाला होता है, वैसे भी नॉलेज से भी पता होगा कि गुप्ता पीरियड में ये सबसे ज्यादा इशू किए गए थे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड, सबसे ज्यादा फेमस है। बट स्टार्ट तो नहीं हुआ है, तो वहीं से गलत कर दोगे, वो गलत करते ही ऑब्वियस सी बात है कि 3 ओनली आ जाएगा, ये भी लॉजिक सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कैसे करना था इसका, अगर तुम लोगों ने हिंदी साइड वाला जो पेपर देखा है अगर किसी ने, तो उसमें स्टार्टक लिखा हुआ है, स्टार्टक, ठीक है। तो स्टार्टक जो हिंदी मीडियम वाले, जो हिंदी बेल्ट से हैं, दे इफ दे कैन रीड इट, तो दे कैन कोरिलेट स्टार्टक, फाटक, ठीक है, नाटक। तो एक चीज कॉमन क्या दिख रही है तुमको कि ये नॉर्थ इंडिया से बिलोंग कर रहा है। ये जो लैंग्वेज है ना, ये जो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन है साटका की, साटका नहीं है बाय द वे, अगर हिंदी साइड वाला किसी ने पेपर देखा होगा, जो किसी ने मेरे को भेजा हुआ था, उसमें प्रॉपरली स्टार्टक लिखा हुआ है। तो स्टार्टक से अगर रिलेट करोगे तो स्टार्टक, फाटक, नाटक, मेरे को और नहीं पता है, बट या इससे मेरे को रिलेट हो गया कि ये तो नॉर्थ इंडिया का लग रहा है, तो नॉर्थ इंडिया का तमिलनाडु का है, ये कुसाड़ा वगैरह सतपाना का लिखा हुआ है। तो और वैसे भी ज्यादा फैक्चुअल है, टफ है, अगेन टफ है, अगेन टफ है, तो प्रोबेबिलिटी तो 1 1 और 2 में होने वाली है।
तो अगर तुम्हें तमिलनाडु और मथुरा में चूज करना है तो क्या चूज करोगे? तो ऑब्वियस से बात है, स्टार्टक पार्टक नाटक, यू विल गो विद ए। तो 15th वाला लॉजिक से इजिली हो जा रहा था। 16th वाला अगर देखोगे तो 16th वाला मेरे हिसाब से ये कर लिया होगा। ये मत सोचना कि ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, अगेन कह रहा हूँ नॉलेज वाला क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि क्या है कि यार विष्णुवर्धन होयसाला विद्याधर पता नहीं, नाग भट्ट देखो, जिन लोगों को पता है मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एवरेज एस्पिरेंट को ये जरूर पता होगा कि नाग भट्ट गुर्जर प्रतिहार का ये का नाग भट्ट गुर्जर प्रतिहार का था। ठीक है, ये सही हो गया। 3 3 3, ठीक है, 2 4 को कट कर दो। अब देखो, जो मैंने हमेशा अपने उस वाले डिकोड में डिस्कस किया हुआ है, और याद रखना यूपीएससी के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं, अगर यहाँ पे डिकोड गलत हो जाता ना तो भी मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं कह रहा हूँ यूपीएससी में अगर आता तो तुमको किस तरीके से अटेम्प्ट करना था। मैंने बोला था कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, चार, स्पेशली चार वाले केस में, जहां पे काइंड ऑफ मैचिंग या सामने सामने करेक्ट इनकरेक्ट वाली बात रही होती है, तो फिर से वही बात है जो मैंने 5 वाले में बोला हुआ था, वो 4 के 4 सही नहीं देगा, तो ये कट कर दो, ये तुमको पता है। ठीक है, तो तुम आ चुके हो 1 3 एंड 1 3 4 में। तो पहला सही है, तीसरा सही है। ठीक है, अब भीलमा भीलम्मा चंदेला, मेरे को पता नहीं क्यों भीलम्मा साउथ इंडियन का नाम लगता नहीं, अगर पता है तो अगेन आई हैव टोल्ड यू कि जो ऐसे चार वाले हैं उसमें तुमको मोस्टली 2 करेक्ट में ही जाना है, और एक अल्टरनेट वाले जो याद है तुमको मैंने बोला हुआ था, आई थिंक एक डिकोड में बोला हुआ कि जो, हाँ हाँ मनीष बोलो। सर मैं ये कह रहा था सर, मैंने ना कुछ पीवाईक्यू सर एनालाइज किए थे सर, मैंने उसके अंदर ये चीज देखी थी सर, जैसे इसमें स्टार्टिंग में 1 1 1 आ रहा है ना आगे सर, जैसे स्टार्टिंग में सब सारे ऑप्शन के अंदर फर्स्ट तीनों में आ रहा है ना। तो सर जनरली आंसर मैंने पीवाईक्यू में देखा, मतलब लास्ट ईयर भी मैंने देखा सर, जनरली जैसे 2 एंड 4 से 2 एंड 4 वाला ऑप्शन है ही नहीं, मतलब जिसमें आगे 1 1 1 आ रहा है वो उनमें से उन तीनों में से ही आंसर है, ये मतलब लास्ट ईयर वाले पेपर में भी था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो सर जैसे हमने 1 1 1 देखा और मैंने 2 एंड 4 वाला 2 एंड 4 डायरेक्ट समझ कट गया। कर दिया, आपकी ये इसमें एक चीज और देखना। 2 एंड 4 वाला डायरेक्ट कट समझ दिया, गया और समझ गया। अच्छा ये भी है, वो मेरे को नहीं पता था, लेकिन इसका मैं, हाँ जैसे हमें पता 4 में से 2 होंगे, तो फिर सर हमारे पास 2 वाला सिर्फ एक बोलो ही बोलो। बचा जो कि है 1 एंड 3। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली, मैं वही कहने वाला था। ये 4 में 2 वाला, 5 में 3 वाला, 6 में 4 वाला ना, ये लास्ट में एक्चुअली बहुत ज्यादा तुम्हारी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगा। अब वही बात है, देखो ये सब चीजें इस पर पब्लिकली वहां पे यूट्यूब में या फिर पब्लिकली डालता है, वहां पे ऑब्वियस बात है कि क्रिटिसाइज करने वाले बैठे रहेंगे, लेकिन तुमको अपना एक्चुअली प्रोबेबिलिटी अगर इंक्रीज करना है तो वही है कि 4 में से 2 ऑप्शन वाले यही है, और एक सही एक गलत, एक सही एक गलत, जनरली ऐसे ही फ्रेमिंग होती है ऑप्शंस की। ये साइकोलॉजी ऐसे करेगा, जो करेगा, नहीं भी करेगा तो तुमको पता है नाग भट्टवन गुर्जर प्रतिहार यार मेरे को पता है। ठीक है, तो उससे ही मेरा 1 3 आंसर निकल आएगा। ठीक है ना, तो यस एकदम सही कह रहा है मनीष कि लॉजिक के साथ में, नॉलेज के साथ में लॉजिक बहुत इजी लग रहा था इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 मेरे हिसाब से अगेन 17 में मैं तुमको अप्रोच बता दे रहा हूँ फिर से। मुझे पता है नॉलेज तुम लोग को बहुत ज्यादा ही है मेरे से, तो अप्रोच क्या था, इसने बोला था कि नॉट करेक्ट क्या है। नॉट करेक्ट है तो मेरे को भाई नीचे से जाना है, सीधी सी बात। नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, मैं नीचे से जाऊंगा। पहला सरदार पटेल और जिन्ना ने एक्टिव रोल किया था इनको सरेंडर करवाने में। ठीक है, अगला है कि भाई कांग्रेस ने फुल सपोर्ट नेवल रेट को दिया, तुम ऐसा करो। एक चीज देखो, ये दोनों के दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्टिंग हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि कांग्रेस फुल सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, मोबिलाइज करने में, और अगले में कह रहा है कि इनको सरेंडर कराने में भी कांग्रेस के ही बंदे ने उनको हेल्प की थी। तो इन दोनों में से एक ही गलत। आगे ना 1/2 पे अगेन प्रोबेबिलिटी पे नॉलेज सबको पता हो क्या, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने बोला था कि यार ये सब फालतू की चीज मत करो, चुपचाप जाके सरेंडर कर दो, ये मत करो। तो नॉलेज से तो तुम सी मार सकते हो, बट आई एम गेन, आई एम टेलिंग यू दो, इसमें जो मुझे बताना है तुम लोगों को, ऑब्वियस बात है, ये कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने का, केवल तुम्हारा दिमाग खोलना है इस चीज को लेके कि पहली बात तो नॉट करेक्ट, नीचे से ऊपर जाओ। ठीक है, और यहाँ पे लॉजिक देखो कि ये फुल सपोर्ट की बात कर रहे हो, यहाँ पे सरेंडर करवा रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो आंसर इन दोनों में से नॉट करेक्ट होगा। एंड ऑब्वियस तो उस वाले केस में ये था। अगेन डिफिकल्टी लेवल इसकी मॉडरेट है, तो नीचे से जाते ही नहीं मिल जाएगा तुमको, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेगा, मतलब ऊपर से जब वो ऑप्शन प्लेस कर रहा होगा तो एकदम लास्ट तक भी नहीं रख रहा है, बीच में कहीं रख रहा है। बट या एनीवेज ये चीज था कि नीचे से पढ़ना ऊपर चालू करो, और ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये वाली बात है। ठीक है ना, अगला है नगारा स्टाइल, प्योर नॉलेज है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। यूजली बाउंड्री वॉल गेटवे
तो जैसे मेरे को तो नहीं पता था, लेकिन पता चला सुल्तान देखे कि अच्छा गेटवेज वगैरह, अच्छा हाँ मैं तो भूल गया था कि इसमें गेटवेज वगैरह नहीं होते हैं। पहला कट करते ही ये कट करते ही ये 2 और 3 में सेंसर मतलब 2 पक्का ही सही हो जाएगा। वैसे भी सबसे टाइल स्लॉट के नीचे होता है। वलेबी टाइप इस सब टाइप और नगर स्टाइल हो सकता है, मेरे को एक्चुअली में नहीं पता है सब। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर नॉलेज है तो ठीक है, ठीक है, नहीं नॉलेज है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और वो जो मैंने पहले के रिपोर्ट में डिस्कस किया हुआ था कि ऐसे वाले फ्रेमिंग में इसको जरूर समझ लिया करो कि ये क्लियर कट कहना चाह रहा है कि यार जब भी सिंगल प्लेसिंग हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पक्का सही होता है। तो 2 के साथ में जो भी ऑप्शन है वो देख लो, कट कर दो, ऑल तो नहीं सही होने वाले हैं, ठीक है। और ये पता ही है सबको, तो 2 और 3 में हो सकता है, अगेन 1/2 पे प्रॉपर्टी है, बट ये नॉलेज से होगा। 18 में कोई लॉजिक मेरे को तो नहीं समझ में आया, अगर किसी को आया तो बता देना, ठीक है। ये वाला आई थिंक ये काफी फेयरली इजी है कि दिल्ली में क्या क्या है, सब लोग घूम कर आए होंगे, हुमायूं भी घूम कर आ गए होंगे, ठीक है ना। और इत्मा-उद-दौला आगरा में होता है, पता ही होगा, है ना। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार घूम कर आ जाओ, ठीक है। और अब्दुल रहीम खान खाना इसकी पुरानी दिल्ली में वहां पे आई थिंक निजामुद्दीन की तरफ में, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। इतना तो पता है ना कि यार जहांगीर बाबर जो है ना, ये लड़के तो यहाँ से मतलब इनो बाबर जो था, ऑब्वियस सी बात है कि वो अफगानिस्तान की तरफ में ही दफनाया गया होगा, इंडिया में तो नहीं दफनाया होगा। नहीं तो बाबर मस्जिद, वो मस्जिद बनना बनाता, अपना खुद का वही मकबरा बनाता। तो 5 कट कर दो, 5th कट कर दो, पहला पक्का सही होना चाहिए, ठीक है। देखो ना, हुमायूं डेफिनेटली पता है कि दिल्ली में, बाबर यहाँ पे नहीं होगा, ये कट किया, ये भी कट कर दो, बिकॉज 1 डेफिनेटली होना चाहिए। 1-3 और 1-2-3 में अब वापस से जो ये है कि 1-3 में 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और 2 इत्मा-उद-दौला, इत्मा-उद-दौला आगरा में है, ठीक है। तो इससे आंसर 1-3 आ जाए। लेकिन हाँ, इस वाले केस में देखो 5 में 3 नहीं गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही कह रहा हूं, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट इस वाले में। अदरवाइज यूपीएससी में होता तो भी तुम रिस्क डेफिनेटली ले लेना, अगर तुमको श्योर नहीं है तो। इत्मा-उद-दौला वैसे भी आगरा में है, पता ही होगा। अकबर की भी बाय द वे जो टॉम है ना, सिकंदरा, आगरा में ही है, तो देख लेना, ठीक है ना। ये नॉलेज वाला ही क्वेश्चन था, बट एटलीस्ट 1/2 पे आ सकते थे। अब इसमें सिंपल कुछ नहीं है, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, ये फिर से नॉलेज वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, समझो बात को। एनसीआर साइट्स हैं, एसोसिएटेड फीचर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मेरे को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कैसे करना है, कैसे करना है। तीनों तीनों फैक्चुअल है, 3 तो मैं काट दूंगा सबसे पहले भाई। मेरे को अगर नहीं पता, मैं अगेन मैं कह रहा हूँ यूपीएससी के हिसाब से अटेम्प्ट करके बता रहा हूँ, कोचिंग वालों को मत देखना, ठीक है। यूपीएससी के हिसाब से मैं क्या कहूंगा कि यार आई थिंक मेरे को पता तो है, लेकिन नहीं पता तो यार तीनों तो नहीं, जनरली नहीं होने चाहिए, बाकी देखते हैं। तो मैं हमेशा एक चीज और है, मैं ऐसे ना नीचे से पढ़ना चालू करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग ज्यादा टफ दे देता है, थोड़ा नीचे में ना, पता नहीं क्यों मेरी आदत है। मैं हिंदू का एडिटोरियल वगैरह भी नीचे से ही पढ़ता हूँ। एनीवेज, तो ये जैसे पढ़ोगे ना, सारनाथ रॉक कट केव मॉनेस्ट्रीज। एक बात बताओ यार, इतना तो कॉमन सेंस लगाओ ना कि रॉक कट जो है वो साउदर्न इंडिया में वेस्टर्न घाट में जो पेनिनसुला है वहां पे होगा। रॉक कट सारनाथ में कहां से हो जाएगा यार। जो ये गंगा वाला दो वाला रीजन है वहां पे सारनाथ वाराणसी के पास पड़ता है, वहां रॉक कट तो नहीं हो सकता। तो अगर तीनों हो नहीं सकते, ठीक है, तो इन तीनों में एक को कट करते ही आंसर आ रहा है, तीसरे को कट करते ही आंसर 1-2 पे आ जाओगे, ठीक है। सिंपल लॉजिक, बहुत इजीली लॉजिक है। और ये बाय द वे वापस से पता ही चल रहा है, अभी लड़ाई वड़ाई चल रही है, कतर के उड़ा दिया था इन्होंने एलएनजी का। तो एलएनजी के बारे में प्लीज पढ़ लेना, ये बस यही बताना चाह रहा है कि एलएनजी भाई इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से एलएनजी हम लेते हैं, क्या इंपोर्ट है क्या नहीं है, एलएनजी के कहाँ पे प्लांट है, क्या है, उसको मैचिंग करा सकता है, तो बस वो देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। अगेन फिर से लॉजिक से हो जाएगा, कैसे दिखा देता हूँ। इंडिया कनाडा रिलेशन, इंडिया कनाडा रिलेशन जिसने बोला कि कनाडा इज द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके साथ में इंडिया ने सेपा किया है। इसका मतलब कहना चाह रहा है कि भाई कनाडा के साथ में हमारा सेपा बहुत जल्दी हो गया था। यार इंडिया कनाडा के वैसे भी रिलेशन खालिस्तानियों की वजह से और बाकी कई सारे इश्यूज की वजह से इतने ज्यादा स्क्रूड अप रहते हैं कि कनाडा सेपा इतनी जल्दी तो थर्ड कंट्री नहीं हो सकता है 10th 11th तो 9th 10th हो सकता है, बट थर्ड नहीं हो सकता। थर्ड कट कर दो, थर्ड कट करते ऑल 3 तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगेन ये मैंने क्या बोला कि तीनों फैक्चुअल है, तीनों फैक्चुअल है तो ऑल 3 तो ऐसे नहीं होने वाला। इस तुमने बोल दिया कि चलो यार मेरे को तो पता है, तो 0 प्लस। अब इस वाले केस में देख लो कि कनाडा इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर आफ्टर यूएस एंड चाइना, ठीक है ना। क्या बकवास कर रहे हो भाई, यूरोपियन यूनियन है, कनाडा के साथ रिलेशन हमारे इतने दूर करा, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे कनाडा है, कहां से हम इतना ज्यादा वो हो जाएंगे। वैसे भी हटाओ ना, पता ही है, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट गया, ये कट गया, एक तो देगा यार जब तुमको कंफर्म पता है 0। और ये लॉजिकली लग भी रहा है कि यार 1947 में हो सकता है कर लियो,
मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों ने नन भी मार दिया होगा, बट until यू आर नॉट वेरी श्योर तो एटलीस्ट 3 फैक्चुअल दिए हुए हैं और इनकी डिफिकल्टी लेवल मीडियम टू मॉडरेट की तरफ में, ठीक है ना, ना बहुत ज्यादा इजी ना बहुत ज्यादा टफ है, मीडियम है, तो तीनों गलत, तीनों सही नहीं देने वाला है, तो ये दोनों कट कर दो, इन दोनों में तो अपने नॉलेज से ही चले जाओगे कि यार ये दोनों तो बकवास है लॉजिक से, एक मार देता हूँ, तो आंसर इसका ओनली वन था, ठीक है। पैक सिलिका मेरे हिसाब से देख लेना, इस क्वेश्चन को पूछने का रीजन यही है कि पैक सिलिका कब आया, ठीक है, और सप्लाई चेन से लेके सिलिकॉन से रिलेटेड देख लेना कि इंडिया में कहाँ पे क्या है, क्या इंस्टीट्यूट इंडियन गवर्नमेंट के हैं, बट इसमें वही अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो 6 में प्लीज 4 के साथ चले जाओ, और आई थिंक ये सही हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और अब वही कहोगे कि सर यहाँ पे तो देखो सही हो गया, पिछले वाले में 5 में 3 नहीं था, ठीक है, यहाँ वाले पे तो ठीक है ना भाई, तुम्हें ये भी अगर नहीं आता है और तुमको ये भी नहीं आता है तो तुम्हारे 0 मार्क्स आने वाले थे, 0 की जगह पे एटलीस्ट तुमको एक सही एक गलत, एक से तुमको 2 मार्क्स मिलेंगे, एक से 1/3 इसका 0.66 कम होगा, तो एटलीस्ट 1.3 थी, तब भी तुमको नेट पॉजिटिव मिल रहा है ना फ्री का, तो ले लो ओनली 4, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, बोला है कि आजकल ये ऑफन डिस्कस किया जाता है आर्टिकल 51 का, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूज में चल रहा है, पता ही होगा, यूक्रेन से लेकर अभी सब राइट टू सेल्फ डिफेंस का ही है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि कोई बहुत बड़ा नहीं है, इजी ही क्वेश्चन है, मॉडरेट में बोलूंगा, नहीं पता तो प्लीज जान लो। और वापस ऑफ एंड डिस्कस इन द न्यूज, तो स्टार्टिंग में तो एकदम नहीं रख दिया होगा उसने, थोड़ा नीचे में होगा बी और सी की तरफ में, है ना, तो ऑफ एंड डिस्कस की बात कर रहा है कि किया जाता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बच्चों को पता होगा, एसएससी सीजीएल वाले बच्चों को तो आर्टिकल 51 नहीं पता होगा, तो नीचे की तरफ में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, मॉडरेट डिफिकल्टी है तो चूज करके बी की तरफ चले जाओ, और वैसे भी ये न्यूज में ही है तो मार सकते हो, ठीक है ना। ये आई थिंक बहुत ज्यादा इजी है, धोतिया पता होगा, ठीक है, मतलब इनके बारे में कि ये मेरे हिसाब से इसके एक्सप्लेन कर जरूरत नहीं है, ये सही है कि ये नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, ये होते हैं उधर नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, यही है, ये लड़के ही हैं जो वहां पे भैंस जो भी ऐसे रहता नहीं, मैं हटाऊं। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ये वापस से लॉजिक से हो जाएगा, कैसे लॉजिक से हो जाएगा, कोस्ट के क्लाइमेट की बात कर रहा है, जब कोस्टल क्लाइमेट होता है तो जो एनुअल रेंज होता है वो लार्ज तो नहीं होता है, ये तुमको डेफिनेटली पता होगा, जितने भी इंडिया के कोस्टल स्टेट्स हैं, यहां भी देख लो, यहां भी देख लो, दुनिया में देख लो, इतना तो पता ही है कि जो कोस्टल क्लाइमेट है उसका एनुअल रेंज रिलेटिवली लो रहता है, एक काफी सिमिलर टेम्परेचर रहता है, ठीक है। दूसरा कट कर दो, लो भाई साहब, दूसरा कट किया, दूसरा कट सॉरी दूसरा कट करके ही 1 2 चला गया, 2 3 चला गया, 1 2 3 चला गया, आंसर आ गया 1 3, कूल। बस तुमको ये देखना था यार, कोस्ट क्लाइमेट है तो एनुअल रेंज तो लार्ज नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, लो ही रहने वाला है, और उसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27, सील्ड वेलकोनो, इजी क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, मतलब पता ही होगा, नहीं पता तो पढ़ लो जाके सील्ड वेलकोनो, इसमें कोई लॉजिक कहीं कुछ नहीं है, 27 प्योर नॉलेज वाला है, ओके। अगेन सेम, ये वापस लॉजिक से हो जाएगा कि जो ऑरोरास होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि भाई स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं, ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको आयन मिलना होता है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल ऑब्वियस सी बात है कि आयनोस्फीयर में होगा, स्ट्रेटोस्फीयर लिखा हुआ यहीं पे खेल सकता है, गलत कर दो, और ये केवल अर्थ में होते हैं, ठीक है, अर्थ में होते हैं, अच्छा, और कल यहाँ पे वीनस में एक फाइंडिंग हो गई, तो इफ वी विल फाइंड टुमारो दैट इट इज अकरिंग एट वीनस एज वेल, तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये गलती मत करना, ये मेरे से बहुत होती थी, मैंने इनफैक्ट आज भी जब मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था आप लोगों के लिए, तो उस टाइम मैंने देखा तो मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत मार दिया, एक्चुअल में उसका आंसर नीदर है, तो ये मत करना प्लीज, दिस इज माय वन ऑफ वेरी क्लासिकल सिली मिस्टेक्स व्हिच आई यूज्ड टू डू इन एग्जाम, यू डोंट रिपीट इट, ठीक है ना। अगेन इंटायरली साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से हैं, तो अगेन प्योर नॉलेज क्वेश्चन है, तो ओनली 2 ओनली 3, चारों नहीं होने वाले, मतलब समझ रहे हो ना, इसमें से ये कट कर दो पहले, इंटायरली साउदर्न हेमिस्फीयर में ये नहीं होने वाला है, इन दोनों से 1 2 3 में होने वाला है, ज्यादा चांसेस इन दोनों के ही हैं, स्पेशली ओनली 2 के, तो अगर पता है तो पता ही होगा, नहीं पता तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, इसका आंसर ओनली 3 है, कौन कौन सा है, आई थिंक उसमें जो सहारा है वो केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बाकी वाले जो हैं उनका थोड़ा बहुत आई थिंक साउदर्न हेमिस्फीयर, तो दिस इज द क्वेश्चन वेयर यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट योर नॉलेज बेस्ड, है ना, तो इनकी लोकेशन देख लेना, इसमें कोई लॉजिक मेरे को तो नहीं दिखा, बाकी हाँ ये है कि आंसर इनमें से ही होगा, और 4 तो नहीं होने वाले हैं, ठीक है, इतना भी इजी नहीं है, तो मॉडरेट डिफिकल्टी है तो 2 और 3 में ही जाएगा, सेफ साइड में ओनली 2 मार देते, गलत हो जाता कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। अगला क्वेश्चन है पोलर वोर्टेक्स का, दिस इज प्योर नॉलेज वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो कंसेप्चुअल, क्योंकि देखो ना, ये एक चीज तुम नोटिस किया,
जो फैक्चुअल वाले हैं ना उसमें तो मैं कह सकता हूँ, दिल खोल के कह दूंगा कि यार ऑल थ्री नहीं होने वाला, ठीक है ना। लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो उसमें चांसेस हो सकते हैं, पढ़ के देख लो, अगर पता है तो ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में फालतू तुक्केबाजी मत करना, छोड़ देना। ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, नहीं पता तो पढ़ लो। आई थिंक मेरे को तो पता था, इसलिए मैंने देखा कि मैंने बोला तो इसमें तीनों के तीनों सही लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देयर वाज नो लॉजिक। अब ये क्या है कि हाँ, ये वाला है कि कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक फ्रंट जो रेनफॉल है, अगेन पता है तो ठीक है, नहीं पता तो छोड़ दो। नहीं पता तो वापस से अगर रिस्क लेना ही है तो ठीक है, इस वाले में दोनों में तुमने ओनली टू करके देखा, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं है। वैसे देखो कन्वेक्शन रेनफॉल पर ये सिंपल ऊपर जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है ना, इक्वेटोरियल सबसे ज्यादा होगा। ओरोग्राफी वाले मोइस्ट एयर जो होती है वो असेंड करती है लीवर्ड, अब पता नहीं, हो सकता है। साइक्लोनिक वाले में ये सही है, ये सही है, लीवर्ड की जगह पे ये आई थिंक विंडवर्ड वाला होता है। एनीवेज, तो इसमें कोई नहीं है। अगेन देखो ना, ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में तुम ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते हो यार, तुम्हें नॉलेज पता है ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाले में, इफ यू नो एंड सेम गोज विद द साइंस एंड टेक क्वेश्चन, जहां पे उसकी ना फीचर्स की बात हो रही होती है, कुछ टेक्निकल डिटेल होती है, तो तुम्हें पता है तो ठीक है, नहीं पता तो एक्चुअली यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है ना। एनीवेज फटाफट खत्म करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें सिंपल है, मतलब यार ओशियन एग्जिबिट्स स्मॉलर एनुअल टेम्परेचर कंपेयर टू द मिड इंटीरियर, क्या होता है नहीं होता है। आई थिंक इसमें तुम ये देखोगे कि जो ये है ये रीजन तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। इसमें भी अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड है, इसमें कोई लॉजिक ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। अच्छा हाँ, ये है क्लैरियन क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, कुछ तो है यार, ये CCZ है, ठीक है ना। ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन लेट्स डू दिस, जैसे हम लोग करते हैं कि यार शायद सुना है, नहीं सुना है, पता नहीं, बट या इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। ये कंफर्म है, इजी क्वेश्चन में से नहीं है। डिफिकल्टी लेवल इसका मॉडरेट है, एंड वाई मॉडरेट है, बिकॉज ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, डेफिनेटली पता होगा। एक लार्ज चंक ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट होगा जिसको पता होगा। तो लास्ट तो नहीं होने वाला, कंफ्यूज उसको करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन क्या है कि दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन बट ऑल्सो नॉट एन डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर ज्योग्राफी बैकग्राउंड एस्पिरेंट, बीट ऑप्शनल और बीट ग्रेजुएशन स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये तो कट कर दो, लास्ट में तो नहीं होना। वैसे ही पढ़ के देख लोगे तो देखो LNG सपोर्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या माइग्रेशन ग्रेट टस्कर कुछ तो कर रहा है। ये दोनों, ये जो दोनों के दोनों ओशियन के बारे में बात कर रहा है, ये ओशियन की बात कर रहा है, ये ओशियन की बात कर रहा है। तो यहाँ वैश्विक बात आर्कटिक कह रहा है, तो आंसर तो यार A और B में ही होगा, ठीक है। अब बस एक चीज ये देख लो, पहला है स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम चोक पॉइंट इन द आर्कटिक ओशन रिसेंटली ओपन ड्यू टू द मेल्टिंग पोलर आइस कैप। क्या बात करो, 2026 चल रहा है अभी, 2060 नहीं चल रहा है कि पोलर आइस कैप इतना ज्यादा मेल्ट हो गए हैं कि यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड चालू हो चुका है ऊपर साइड पे, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है, दिस इज अ बुलशिट स्टेटमेंट। इन दोनों में से तुम समझ जाओगे कि यार ये ज्यादा बेटर है, बिकॉज दिस इज वियर्ड, दिस इज वियर्ड, दिस इज वियर्ड, ठीक है। ये कुछ लोग कर सकते थे, लेकिन नीचे की तरफ मत रहना, बार बार कह रहा हूं कि दिस इज अ क्वेश्चन विच डजंट नीड टू बी यू नो पुट सो स्टूडेंट्स विल स्टार्ट कंफ्यूजिंग दिस, नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन। जब इजी होगा तब नीचे की तरफ रखेगा, अदरवाइज नहीं तो यहां पे जाके रुक जाएगा। तो रहेगा तो ऊपर के साइड में ही। तो ट्राई करो कि इन तीनों में से फाइंड कर पा रहे हो, नहीं तो मॉडरेट लेवल पे B या C में से चले जाया करो। अगेन किसी का सर माइक ऑन है क्या? हाँ मनीष बोलो। सर मैं कुछ बोलूं इसके अंदर। सर ये सर मैंने ये ना इस बेस पे करा था हाँ कि बोलो बोलो मतलब बोलो। हाँ सर, जैसे मैंने इस बेस पे किया था, हमने जैसे पढ़ा हुआ है ना EEZ जैसे हमने पढ़ा हुआ है पहले से, है ना, ठीक कि है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो हम जैसे उसमें पढ़ते हैं टेरिटोरियल जोन, फिर उसके अंदर हम एबिसल प्लेन्स वगैरह, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह सब चीजें पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सारा, UN क्लॉज वाला। सब अच्छा अच्छा। ओके, हाँ तो सर उस बेस पे समझ फिर गया, मैंने जैसे ई एबिसल जेड है प्लेन वैसे देखते ही मार CCZ है। दिया। हाँ और ऐसे एक चीज और है जो, अच्छा, और मैंने 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 किस तरीके से मारा, तो जो मैंने डिफिकल्टी लेवल देखा वो तो मैं उससे मैं यहीं पर आ गया, मेरे को ये weird लग रहा था, ठीक है ना। दोनों के दोनों ओशियन की बातें कर रहे हैं, तो आंसर तो इन दोनों में ही होगा। तो मेरे को ये बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था कि यार मैरीटाइम चोक पॉइंट क्या बात कर रहा हो, इतने अभी जल्दी तो नहीं हो गया, तो आंसर इससे होगा। एक चीज और मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था पर्सनल मैसेज में कि सर
इस वाले में ना ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल जो है ना, ये आजकल काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। जो डीप सी बेड अथॉरिटी इंडिया ने बनाई है ना, बाय द वे, तो दिस इज अ हॉट। जो कोई पूछ रहा था ना ये क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तुम ही पूछा था, कोई पूछ रहा था, तो प्लीज यार ऐसे मतलब देख लो, यही यही आप बोलोगे क्या इंपॉर्टेंट, तो यही इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉलीमेटालिक मॉड्यूल है ना, यही इंपॉर्टेंट थीम है। और जैसे 1784 हो गया, 1833 एक्ट वगैरह हो गया, ये इंपॉर्टेंट थीम होती है। तो उस तरीके से ज्यादा टेंशन मत लो। लेकिन तुम ये जितने भी फैकल्टीज लगा रहे हो ना, तुम्हारा अप्रोच यही होना चाहिए कि यार मैं डेली ये देखूं पॉलिटी में मेरे कितना गलत है, ज्योग्राफी में कितना गलत है, इकोनॉमी के स्टडी कितना गलत है, इकोनॉमी के करंट में कितना गलत है, इन्वायरमेंट कितना गलत हो रहा है, साइंस में कितना गलत हो रहा है, मेरा मैपिंग कितना गलत हो रहा है। और इसको तुम डेली बेसिस पे ना हर एक टेस्ट पेपर में ना तुम अपने आप को मॉनिटर करो। यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख दो, इनके सामने सीधी सी बात है कि कॉलम बनाओ, इसमें अभ्यास 1, इसमें अनुभव 1, इसमें सिमुलेटर 1, और यहाँ पे ये देखो कि तुम्हारा किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक कंसिस्टेंटली तुमको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। 4-5 से ज्यादा अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो दैट इज एरिया वेयर यू शुड वर्क अपॉन मोर, ठीक है ना। और बाकी इस टाइम पे ज्यादा वो चक्कर में मत जाना कि वो जो मतलब फालतू की जो पता नहीं क्या क्या सीरीज निकली हुई मार्केट में, वो सब मत करना। अपना तुम वही कह रहा हूँ, ये जो अप्रोच बात होता है, हम लोगों ने तब से 33 को डिस्कस कर लिया है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि 33 में से एटलीस्ट 29-30 किए जा सकते थे इफ यू आर एवरेज नॉलेज तुम्हारा ठीक ठाक है। और तुम ये जो माइंडसेट है ना डिकोड वाला, जो बार बार कहता हूं, क्या तुम अपना लॉजिकल और ये माइंडसेट अगर तुम सही से लगा सकते हो ना, तो तुम एक्चुअली बहुत इजिली ये 30 क्वेश्चन में से 33 में से तुम बहुत इजिली 26-27 तक जा सकते हो। 5-6 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जहां पे तुमको दिक्कत आती। तो अगर इसी तरीके से उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 33 से अगर 100 में पहुंच जाओगे, तो जैसे अभी तुमको 5-6 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, मैक्सिमम यहाँ पे 15 to 18, 20 क्वेश्चन तक जाओगे, दिक्कत उससे ज्यादा नहीं आएगी। बट या एग्जाम टाइम में आई अंडरस्टैंड एफिशिएंसी लो होती है, उसको सॉल्व करने का तरीका यही है, जितने मैंने एफएलटीज बोले हैं 20-25, इनको हर एक दिन या अल्टरनेट डे पे ही सही स्टार्ट अटेम्प्टिंग, स्टार्ट लाइक अपना जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना चालू करो, और देखो कि किस वाले सब्जेक्ट में तुमको कंसिस्टेंटली ज्यादा दिक्कत आ रही, कौन से ज्यादा गलत हो रहे हैं, उसमें फिर टारगेट मोड में आ जाओ कि यार ये मेरे को फिर से करना है, ठीक है ना। और चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट कि क्वेश्चन नंबर 34 ये कि ब्लैक सी से अटलांटिक, ये वापस से आई थिंक प्योर नॉलेज वाला क्वेश्चन था। पता ही होगा सी ऑफ जो ये जो ब्लैक सी है उसके ऊपर होता है, तो ये तो नहीं होगा, तो उससे कट करते ही 1 कट करते ही आंसर आ जा रहा था। इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं था, प्योर नॉलेज था। और क्वेश्चन नंबर 35 में अगर करना ही चाहें तो इसमें ये देखो ना, इन्होंने ये बोला हुआ है कि क्या, अच्छा देखो ये ऑप्शन की फ्रेमिंग से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि वो ये कहना चाह रहा है कि 2026 में एक बता दो कि जो 2026 में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारा लॉजिक क्या लगने वाला है कि इन 4 में से ऑप्शन फ्रेमिंग ऐसे हैं जो कह रहा है कि एटलीस्ट 1 रिमूव कर दो। तो ये वुमेन फार्मर की बात कर रहा है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉलंटियर की बात कर रहा है, ये पेस्टोरल, कुछ वियर्ड है। क्वांटम साइंस पिछले 2-3 सालों से बहुत ज्यादा हॉट न्यूज पे चला, तो हो सकता है कि 2023, 2, 4, 5 में कभी हो गया, सॉरी, तो चांसेस ज्यादा है। बट या इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू कैन लीव इट, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। बट ये था सीन। तो मैं भी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, बाकी जो भी कुछ भी डाउट है तो ले लेते हैं। अभी वही तक, यहाँ तक ही मतलब मैंने किया हुआ था, लेकिन भाई ये कैसे करने लग जाओगे तो पूरा पेपर पूरा डिस्कस हो जाएगा। अगर कुछ मेरे को लगेगा कि जहां पे मैं कर सकता हूँ तो डोंट वरी, आई विल गिव माई इनपुट। बट हाँ, जो क्रक्स